गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनलेस, सब हमने ख़त्म कर लिया था, है ना। और उसके बाद हमारा लास्ट वाला पोर्शन बच गया था, जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। थोड़ा सा हमें सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है ना। अब बच्चों, सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना पड़ता है, जैसे सेंट्रोजोम्स हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए, कि ये क्या है। उनके बारे में जानने के बाद तब हमें सेल डिवीजन के बारे में समझने में आसानी होती है। ऐसे आप जब क्लास 11th में जाओगे, आप जब बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा वहाँ पे कि सेंट्रोजोम का या सेंट्रियोल का एक्चुअल रोल क्या होता है सेल डिवीजन में। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बच्चों समझते हैं, तो सेंट्रोजोम्स जो होते हैं वो दो सेंट्रियोल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और ये दो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअल में ये जो होते हैं ये प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर कब काम आता है? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, तब आपको स्पिंडल फाइबर के फंक्शंस देखने को मिलते हैं, है ना। तो देखो, सेंट्रोजोम्स जो होते हैं, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना है कि ये फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे, ये प्लांट सेल के अंदर में एब्सेंट रहेंगे। क्या? सेंट्रोजोम्स, ठीक है। सेंट्रोजोम्स क्या होता है बच्चों? दो सेंट्रियोल से मिलकर के सेंट्रोजोम्स बने होते हैं। ये दो सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, सेंट्रोजोम्स का कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? एक्चुअल में वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। हमारे दोनों क्या है? हमारे दोनों सेंट्रियोल्स, ठीक है। दो सेंट्रियोल से क्या मिलकर के बनता है? हमारा सेंट्रोजोम्स बनता है। आपको बुक में कहीं पे सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, बट हो सकता है जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देने जाओगे, तो चूंकि आपको सेल डिवीजन पढ़ना है, तो ये टर्मिनोलॉजी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सेंट्रोजोम्स बेसिकली क्या है? सेंट्रोजोम्स में दो सेंट्रियोल्स हैं, और दोनों सेंट्रियोल्स कैसे हैं एक दूसरे से? वो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे उनका रीअरेंजमेंट है, ठीक है। और ये करा क्या रहे हैं बच्चों? तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराते हैं, जिससे क्या होता है? सेल डिवीजन होने में हेल्प मिलता है। आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो, जो मैंने आपको बताया सेंट्रोजोम्स, ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे है ना ये। अब देखो बच्चों, हमारा सेल डिवीजन जो है वो क्यों जरूरी है ना। वाई सेल डिवीजन? क्यों जरूरी है सेल डिवीजन? तो जब भी आपको चोट लगता है, ठीक है, या फिर मानो जब आपको कोई भी बहुत ज़्यादा आपको जख्म हो जाता है, तो आप देखते हो ना कि आपके जो भी ऊपर के जो सेल्स होते हैं वो हट जाते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है ना बच्चों, वो जो आपका जख्म होता है वो कभी नहीं भरता है? यस मैम, भरता है। तो कैसे भरता है? वहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, है ना। तो ये सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? ये सेल डिवीजन बच्चों मल्टीपर्पज़ के लिए जरूरी है। सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ हो पाता है, रिपेयरिंग ऑफ जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं जो कि डैमेज हो चुके होते हैं, उनका क्या हो जाता है? उनका रिपेयरिंग हो पाता है, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन क्यों जरूरी है बच्चों? सेल डिवीजन की वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ग्रोथ हो पा रहा है, और सेल डिवीजन की वजह से हम क्या कर रहे हैं? अपने जो हमारे डैमेज टिश्यू हैं, डैमेज सेल हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? उनको हम रीगेन कर पा रहे हैं, उनका रिपेयरिंग हमारे बॉडी में पॉसिबल हो पा रहा है। आ गया समझ में? कोई भी अगर पूछे कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। अब सेल डिवीजन होता क्या है बच्चों? जो सेल डिवीजन होता है, ये बेसिकली क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला होता है माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है। पहला क्या होता है? माइटोसिस, एंड अनदर वन इज मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में किस टाइप के डिवीजन्स होते हैं, इन डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस क्या होता है, इसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, और इसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं एक बार। तो बच्चों, जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस में ये माइटोसिस में माइटोसिस है पहला, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा मियोसिस है। तो माइटोसिस एक्चुअल में ना बच्चों इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्या होता है ये? इक्वेशनल डिवीजन होता है। और इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब हो गया कि एक सेल अगर मानो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक सेल अगर डिवाइड कर रहा है, तो मानो इस सेल के पास ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 है, ठीक है। इस सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है। ये सेल डिवाइड करके
2 डॉटर सेल्स बनाएगा और दोनों के पास क्रोमोसोम्स नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज व्हाट बच्चों, तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस डिवीजन। यानी जो माइटोसिस डिवीजन है वो इक्वेशनल डिवीजन है। अब माइटोसिस डिवीजन कहाँ पे होता है, मियोसिस डिवीजन कहाँ पे होता है, तो देखो जो माइटोसिस डिवीजन है बच्चों, जैसे मानो आपको, अगर आपने क्लास 8 में थोड़ा सा रिप्रोडक्शन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि क्या होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जो हमारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जैसे मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है। मेल गैमिट क्या हो गया, मेल गैमिट स्पर्म हो गया, फीमेल गैमिट क्या हो गया, ओवा हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हैप्लॉइड हैं। अब ये दोनों हैप्लॉइड जब एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है ना। एंड जाइगोट क्या है, जाइगोट डिप्लॉइड है। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ, देखो जब तुम क्लास 8 में पढ़े थे रिप्रोडक्शन, तो तुमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दो हैप्लॉइड्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है, फीमेल गैमिट, ये जब फ्यूज कर रहे थे, फ्यूज करने के बाद ये जाइगोट बना रहे थे, है ना। तो जब ये जाइगोट बनाते हैं तो इनको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जाइगोट में भी आपने पढ़ा होगा, फिर इसमें भी डिवीजन होता है, और फिर डिवीजन होते 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 ये जाइगोट क्या होते हैं, एक एम्ब्रॉय या फीटस बनते हैं, है ना। या फिर ऐसे भी इमेजिन कर लो कि एक जब एम्ब्रॉय है, एक फीटस है, जब वो एक माँ के, जब वो फीटस से बाहर आ, जब वो एक माँ के वो एम्ब्रॉय से बाहर आ गया, ठीक है, यूट्रस से बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। अब ये डेवलपमेंट जो होता है ये कौन से डिवीजन से पॉसिबल हो पाता है बच्चों, ये पॉसिबल हो पाता है किससे, माइटोसिस से। इसलिए हम बोलते हैं कि माइटोसिस जो डिवीजन है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किस में पार्टिसिपेट करता है, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मियोसिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो मियोसिस, अब मियोसिस का मतलब क्या है, तो माइटोसिस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रह जाएंगे, और जब एक बेटा सेल डिवाइड करेगा तो कितना डॉटर सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एक बार माइटोसिस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मियोसिस को समझेंगे। तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, माइटोसिस में इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, एक सेल से 2 डॉटर सेल बनेगा, फिर 2 daughter cells are formed. Daughter cells have same number of chromosomes as the parent cell. जितना parent के पास number of chromosome है, सेम उतना ही क्या होगा, daughter के पास number of chromosome होगा। और बच्चों ये क्या करेगा, तो मैंने आपको बताया कि जब एक बेबी बाहर आ जाता है तो उस बेबी में क्या होता है, वो जो एक छोटू सा बेबी होता है, फिर इसमें ग्रोथ होता है, फिर अगर मानो इंजरी हो गया तो रिपेयरिंग होता है टिश्यू का और सेल का। तो ये सब किस टाइप के डिवीजन से पॉसिबल हो पाते हैं बेटा, ये सारे जो हैं ये माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन से पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस और जो oogenesis होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, ओवम, ठीक है। जो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या होता है, वो एक्चुअली मियोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो देखो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। तो क्या याद रखना है तुम्हें माइटोसिस के बारे में, तुम्हें याद रखना है सिंपल सा कि माइटोसिस एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जहाँ पे क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जितने पेरेंट के पास रहेंगे उतना ही हमारे डॉटर सेल्स के पास रहेंगे। डॉटर सेल्स हमेशा इन द केस ऑफ माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। और माइटोसिस में क्या होगा बेटा, तो माइटोसिस में ये क्या करता है, ग्रोथ में, रिपेयर में हेल्प करता है, ये टाइप का डिवीजन। अब व्हाट अबाउट मियोसिस, मियोसिस क्या है, तो जो मियोसिस है, ये मियोसिस बेटा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, जो मियोसिस है ये मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ना तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनते हैं, यानी कि जब एक सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 डॉटर सेल बनेगा। अब अगर मानो बेटा इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो एक डिप्लॉइड से जब 4
4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, यानी 4 डॉटर सेल्स बन रहा है, तो हम इस टाइप के डिवीजन को क्या बोलेंगे? इस टाइप के डिवीजन को हम बोलेंगे कि ये मियोसिस डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन है। अब तुम जब क्लास 11th में जाओगे तो तुम पढ़ोगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कि आपका जो माइटोसिस होता है, इस माइटोसिस के पहले हमारे जो सेल होते हैं या वो कुछ प्रिपरेशन भी करते हैं, तो एक आप इंटरफेस भी पढ़ोगे। फिर माइटोसिस में भी आप फर्दर कुछ टाइप्स उसके भी कुछ सब स्टेजेस हैं वो पढ़ोगे। मियोसिस भी 2 स्टेज में होता है, वो 2 स्टेज क्यों ज़रूरी होता है वो आप पढ़ोगे। आपको सिर्फ अपने क्लास 9th के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस एक तरफ इक्वेशनल डिवीजन होता है तो दूसरी तरफ मियोसिस बेटा रिडक्शनल डिवीजन होता है। वहाँ अगर 2 डॉटर सेल बनते हैं तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनते हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर सेम होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हाफ हो जाता है। अगर 46 है माइटोसिस में तो डॉटर सेल्स को भी 46 मिलेंगे, और अगर मियोसिस हो रहा है तो अगर पेरेंट्स के पास 46 हैं तो उनके जो हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल्स आएंगे उनके पास बेटा कितना जाएगा, सबके पास 23 जाएगा। अब माइटोसिस जो है वो ग्रोथ में, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, डैमेज सेल में अपना रोल प्ले करता है। तो व्हाट अबाउट मियोसिस? मियोसिस क्या करता है? तो देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ये क्या बनाता है? ये गैमेट्स बनाता है। और मतलब इसका क्या हो गया? मेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है। ठीक है, मेल गैमेट क्या हो गया बच्चों? मेल गैमेट स्पर्म हो गया, और फीमेल गैमेट क्या हो गया? एग सेल हो गया। तो formation of male gamete and female gamete is done through meiosis cell division. So formation of sperm को हम बोलते हैं spermatogenesis। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आए कि spermatogenesis is done through which cell division, तो meiosis के थ्रू हो रहा है। फिर formation of ovum को हम oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस और क्या है बेटा? oogenesis है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, तो ये दोनों किस प्रोसेस के थ्रू होगा? मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा। आ गया समझ में? यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमें इतना ही पढ़ के हम चैप्टर को क्या करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बेटा एक बार आपको बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले जब सेल चैप्टर स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा सेल थ्योरी हमने देखा था, है ना? क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सीरीज़ होगा, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो सारे टॉपिक्स को एक बार आप रिवाइज कर लोगे, है ना? तो सबसे पहले जैसे हमने सेल थ्योरी पढ़ा था, सेल थ्योरी के बाद हमारा क्या था? सेल थ्योरी से पहले सेल की डिस्कवरी के बारे में हमने जाना था, है ना? और सेल थ्योरी के बाद हमने कुछ शेप एंड साइज ऑफ सेल्स देखा था। फिर हमने बेटा सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। सेल के कंपोनेंट के बारे में सबसे पहले हमने सेल वॉल स्टार्ट किया था। फिर सेल वॉल के बारे में देखते हुए फिर हम बेटा क्या देखे थे? तो हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, और उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा था, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी बॉडी था, वैक्यूल्स था, ठीक है, लाइसोसोम्स था। फिर कुछ हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे। हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया हमने विथ स्ट्रक्चर उसको हमने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था। तो ये सब कुछ बेटा आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कब? जब आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराने वाली हूँ, है ना? क्योंकि बेटा क्या था, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अपने जो भी टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे उसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होती है ना? जब आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब जहाँ पे मल्टी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक्चुअल पता चलता है कि आपने पढ़ाई कर रखी है भी या नहीं, है ना? तो आप क्या करोगे? सारा रिवाइज करोगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या 40 to 50 ऐसे MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उसके साथ हम आपसे मिलेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद आप अगर कमेंट करके बताओगे कि अगर आपको NCERT एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस चाहिए, आपको एक्टिविटीज़ के से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज़ है, अगर आपको जो भी आपका बेटा रिक्वायरमेंट होगा, अगर आप कमेंट करोगे तो फिर वो क्या होगा, वो मैं ट्राई करूँगी
अपने तरफ से कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या करूं, आपको वीडियोस के थ्रू आपको सब कुछ प्रोवाइड करूं और आपके सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा क्वेश्चंस अपने इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले इच सेंट्रोजोम कंटेन, आपको मैंने क्या बताया था कि एक सेंट्रोजोम्स में कितने सेंट्रियोल्स रहेंगे, 2 सेंट्रियोल्स रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस इज विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस किस टाइप का सेल डिवीजन है, रिडक्शनल है या इक्वेशनल है या मियोटिक है या असिमेट्रिक डिवीजन है। तो इन दोनों के बारे में तो आप बोलोगे मैम हम जानते भी नहीं है, हम जानते हैं रिडक्शनल और इक्वेशनल। अब बता दो रिडक्शनल है या इक्वेशनल है, तो बेटा आप बोलोगे यहाँ पे कि मैम ये इक्वेशनल डिवीजन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट है मियोसिस इज विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस कैसा टाइप का सेल डिवीजन है, तो मियोसिस बेटा रिडक्शनल टाइप का सेल डिवीजन है। रिडक्शनल मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि आधा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और क्या यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो हमेशा आप देखना कि जो कॉन्सेप्ट देखो, डॉटर सेल्स क्या हो रहे हैं, वहां पे 2 हैं तो यहाँ पे 4 हो जा रहे हैं, यानी डॉटर सेल्स बढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे अगर एज इट इज रह रहा है, तो इनके पास जो इनके चारों डॉटर सेल्स थे, जो चारों हैप्लॉइड हैं, इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधा हो जा रहा है। बट वहां पे डॉटर सेल्स 2 ही हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है आपका, तो वो आपका एज इट इज सेम रहता है जितना पेरेंट्स के पास रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस। अभी मैंने जस्ट ही डिस्कस किया बेटा क्या होंगे, कितने माइटोसिस के बाद, कितने माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद कितने डॉटर सेल बनते हैं, तो आप बोलोगे मैम 2 डॉटर सेल बनते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। So our next question is why is cell division important for living organism। क्यों ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स के लिए, है ना। इतने सारे फंक्शंस तो हैं, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर तो है, और हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था सेल डिवीजन भी जरूरी है और सेल भी जरूरी है ना, बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, all plants, all animals are made up of cells। ठीक है, it helps in digestion, सेल डाइजेशन में हेल्प करता है सेल डिवीजन। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में यहाँ कोई रोल नहीं है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, एग्जैक्टली, है ना, ये क्या करता है बेटा, तो ग्रोथ एंड रिपेयर में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ ग्रोथ। अब माइटोसिस किस टाइप का करेगा, तो देखो सेक्सुअल ग्रोथ नो, है ना, असेक्सुअल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ ओनली नो, और नो ग्रोथ ऐसा तो कोई केस ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेक्सुअल ग्रोथ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि मियोसिस सेक्सुअल ग्रोथ करेगा और माइटोसिस क्या करेगा, असेक्सुअल ग्रोथ करेगा। ठीक है ना, असेक्सुअल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि हाइट वगैरह, टिश्यू जो डैमेज्ड हैं, जो सेल डैमेज्ड हैं, उनका रिपेयरिंग वगैरह, ठीक है ना, यानी सोमैटिक सेल डिवीजन ये कराएंगे। मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मियोसिस सिंपल सा बेटा बात है कि ये कैसा करेगा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ पेरेंट सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स, ध्यान से देखना, इफ अ पेरेंट सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि अगर पेरेंट सेल के पास, अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, चलो 46 क्रोमोसोम है, पेरेंट सेल है, डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होगा तो एज वी नोज हम उसे 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, और बेटा अगर हैप्लॉयड होगा तो ये भी तुम जानते हो कि हम उसे n से रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल ईच डॉटर सेल्स हैव आफ्टर माइटोसिस। तो आफ्टर माइटोसिस इनके पास 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, आपको पता है ना, सबसे पहले तो 2 डॉटर सेल बनेंगे, यस मैम मालूम है, और अब बता दो इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, मैम एज इट इज रहेगा 46। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, आ गया समझ में, गॉट इट। Our next question is if a parent cell has 46 chromosomes,
हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल ईच डॉटर सेल हैव आफ्टर मियोसिस। अब आफ्टर मियोसिस क्या होगा, तो अगर पेरेंट के पास बेटा, बिल्कुल मैंने रेलिवेंट क्वेश्चन लिया है ना, मैंने जो आपको समझाया है बिल्कुल उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो पेरेंट के पास अगर 46 है 2n, ठीक है, और अगर इनसे क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेंगे और सबके पास क्या होगा, सब हैप्लॉइड होंगे और सबके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्वेश्चंस और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। अब जितना भी हमारा वीडियो सीरीज़ है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आपका काम है उसको अच्छे से देखना, समझना, नोट्स बनाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, और उसके बाद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आपको कहीं पे आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज करोगे, आपको वो रिप्लाई किया जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो भी हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ है वो मैं आपको एक दूंगी, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मतलब टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।